लास्ट क्लास में मैंने क्यूमान इक्वेशन के ऊपर बताया था, अगर किसी ने नहीं देखा है, मतलब वो वीडियो खराब होने के कारण, वो मैंने ऑफलाइन वीडियो बना के भी क्यूमान इक्वेशन के लिए डाल दिया था। और जहां तक आप लोगों की प्रॉब्लम थी, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो संवेग अगर किसी भी दिशा में 0 लिया गया है, तो इसका मतलब उस दिशा में उस पार्टिकल की वेलोसिटी का मान अगर 0 है, तो उस कंडीशन में उस डायरेक्शन के अंदर मोमेंटम का भी मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस वजह से आप देखोगे तो वाई अक्ष के अनुदिश जब हम निकाल रहे थे, संवेग संरक्षण का नियम लगा रहे थे किसके ऊपर, उस अभिक्रिया के अंदर, तो उस वक्त आप देखोगे तो वाई अक्ष के सापेक्ष अभिकारकों के अंदर मोमेंटम या संवेग का मान क्या होता था, 0 होने का कारण क्या था, क्योंकि अभिकारकों का वाई अक्ष के अनुदिश किसी प्रकार का कोई भी संवेग नहीं था। इस वजह से उस इक्वेशन के अंदर मोमेंटम का वाई अक्ष के सापेक्ष कोई भी वैल्यू नहीं थी या उसका मान 0 था। तथा उसके बाद में जो मैंने इक्वेशन का सॉल्यूशन कर दिया था, जो और उसके आधार के ऊपर जो क्यू मान इक्वेशन निकली थी, उसका मान क्या था, क्यू बराबर 1 प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई अपॉन एम ऑफ कैपिटल वाई ऑफ ई कैपिटल वाई माइनस 1 प्लस एम कैपिटल एक्स अपॉन एम एक्स e of x minus 2 of root m of small x e of small x m of small y e of small y upon cos थीटा। इस रूप में हमने लास्ट क्लास में क्या है, इक्वेशन को निकाल लिया था। अब ये देखिए, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हम किसी भी नाभिक की अभिक्रिया के अंदर विघटन ऊर्जा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी नाभिक की अभिक्रिया हो रही है, इसमें जैसे कि मान लीजिए ये एक आपतित कण x है, वो क्या है, एक लक्ष्य नाभिक के ऊपर इंसिडेंट हो, और उसके कारण उत्सर्जित कण की डायरेक्शन या उत्सर्जित कण का जो एंगल है वो कितने डिग्री का हो जाए, 90 डिग्री का हो जाए। तो उस कंडीशन में आप देखो तो यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, या फिर ये कह सकते हैं उत्सर्जित कण लक्ष्य नाभिक से 90 डिग्री पर उत्सर्जित हुआ है, तो cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उस कंडीशन के अंदर क्यू मान इक्वेशन का मान क्या हो जाएगा, या फिर क्यू का क्या वैल्यू हो जाएगी, तो क्यू का मान या क्यू मान समीकरण से क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ये टर्म तो क्या हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी। और यहां से जो मान निकलेगा वो क्या होगा, 1 प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई अपॉन एम ऑफ कैपिटल वाई ई स्मॉल वाई माइनस 1 माइनस एम ऑफ स्मॉल एक्स अपॉन एम ऑफ कैपिटल वाई ई ऑफ स्मॉल एक्स के रूप में आ जाएगा। इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन किस फॉर्मेट में मिल जाएगी, Q बराबर m ऑफ कैपिटल Y प्लस m ऑफ स्मॉल y अपॉन m ऑफ कैपिटल Y E ऑफ y प्लस m ऑफ x माइनस m ऑफ कैपिटल Y अपॉन m ऑफ कैपिटल Y ऑफ EX। इस फॉर्मेट में हमें Q मान इक्वेशन के बारे में पता चल जाएगा। मतलब अगर किसी नाभिक की अभिक्रिया के अंदर
किसी नाभिकीय अभिक्रिया में उत्सर्जित होने वाला कण लक्ष्य नाभिक से 90 डिग्री के ऊपर उत्सर्जित हो रहा है, 90 डिग्री के एंगल के ऊपर, मतलब उसके पथ से विचलन कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो उस कंडीशन के अंदर जो Q मान इक्वेशन है उसके अंदर जो थर्ड टर्म है उसमें cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। तब हमें Q मान इक्वेशन का मान जो मिलेगा या फिर नाभिकीय विघटन ऊर्जा का मान मिलेगा वो कौन से फॉर्मेट में मिलेगा, या उसका जो समीकरण होगा वो क्या होगा, Q बराबर m ऑफ कैपिटल Y प्लस m ऑफ स्मॉल y अपॉन m ऑफ कैपिटल Y EY प्लस mx माइनस m ऑफ कैपिटल Y अपॉन m ऑफ कैपिटल Y EX के फॉर्मेट में मिल जाएगा। तो ध्यान रखना कि थीटा का मान जो है वो डिपेंड करेगा कि Q वैल्यू या फिर नाभिकीय विघटन ऊर्जा का मान कितना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। सॉरी, तो वैल्यू बढ़नी, नाभिकीय विघटन ऊर्जा का मान बढ़ना या कम होना, वो सब किसके ऊपर डिपेंड करेगा, cos थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे जो ये वैल्यू प्राप्त होगी Q की, ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त होगी क्योंकि उस समय पे थीटा का मान क्या है, 90 डिग्री, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर उत्सर्जित कण लक्ष्य नाभिक से क्या है 90 डिग्री के ऊपर अगर क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो नाभिक की विघटन ऊर्जा होती है उसका मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो उस मैक्सिमम वैल्यू को हम किससे ज्ञात कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? कल्याण, बाग सिंह, हाँ कल्याण बाग सिंह, आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आगे स्टार्ट करें अपन, बाकी भी नरेश, बामनिया, राहुल वगैरह किसी को भी ये इक्वेशन निकाली, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। या फिर इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को बता दो, मैं वापस बता देता हूँ। जैसा इस जगह पे समझ में नहीं आ रहा है तो मैं वहां पे वापस बता देता हूँ। प्लस इसमें से अपन ने माइनस का साइन बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ पर माइनस का साइन यहाँ से बाहर कॉमन ले लेंगे ना, तब उस वजह से ये प्लस हो जाएगा। और ये जब माइनस का साइन कॉमन लिया तब ये प्लस हो जाएगा, तब यहाँ पे वापस my, ये ऐसे देखिए, इसमें जैसे माइनस का साइन बाहर गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। और इधर से आगे -1 प्लस mx अपॉन m ऑफ कैपिटल Y आ जाएगा। जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के m ऑफ y प्लस m ऑफ x अपॉन m ऑफ कैपिटल Y। और इस my को पीछे ले जाएंगे तो mx आगे पॉजिटिव वाला है तो ये mx माइनस my हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इसको भी एक समीकरण नंबर 5 लगा देते हैं, सॉरी 6, ठीक है ना। तो ध्यान रखना मैक्सिमम एनर्जी ज्ञात करनी है, तो उस कंडीशन में थीटा का मान क्या हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तब उससे उत्सर्जित नाभिक के, या फिर अब उत्सर्जित कण अगर 90 डिग्री पे क्या हो रहा है, उत्सर्जित हो रहा है, तो उस समय नाभिक के विघटन ऊर्जा का मान क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब इसका सॉल्यूशन करना है, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो नॉर्मली जो क्यूमान इक्वेशन है उसका यूज जो किया जाता है, उसका यूज किया जाता है किसी भी नाभिक की अभिक्रिया में उत्सर्जित कण या फिर उत्पाद नाभिक जो, या जो नया नाभिक बनता है अभिक्रिया के पश्चात, उस अभिक्रिया की ऊर्जा को ज्ञात करने के कारण, उस ऊर्जा को ज्ञात करने के कारण हम क्या करते हैं, क्यूमान समीकरण को ज्ञात करते हैं या क्यूमान समीकरण को निकालते हैं। परंतु अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स आप देखोगे, एक तो किसकी, ये तो किसकी ऊर्जा को बता रहा है, उत्सर्जित कण की, और ये किसकी ऊर्जा को बता रहा है, आपतित कण की ऊर्जा को। तो इस रिएक्शन में आप देखोगे कि कहीं पर भी आप लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा कि व्युत्पन्न नाभिक कहां पर है या फिर व्युत्पन्न नाभिक की गति ऊर्जा कहां पर है।
क्योंकि मैंने जो वीडियो डाला था मैंने उसमें आपको पहले ही बता दिया था कि कोई भी अभिक्रिया जो होती है उसमें नया नाभिक जो बनता है उसके एनर्जी तथा उसके प्रकीर्णन कोण का मान ज्ञात करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है या फिर उसकी कैलकुलेशन बहुत ही डिफिकल्ट होती है। इस वजह से इस रिएक्शन या इस समीकरण में क्या करते हैं, जो उत्पाद नाभिक होता है उसकी एनर्जी तथा उसके प्रकीर्णन कोण को हम विलुप्त कर देते हैं। जब उसके प्रकीर्णन कोण को हम विलुप्त कर देते हैं तो उस कंडीशन में जो समीकरण मिलती है वो हमें कौन सी समीकरण होती है, न्यूमैन इक्वेशन होती है। तो आप लोगों को ध्यान रखना, जो अब इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व करेंगे ना तो उस कंडीशन में ये समीकरण हमें किसके रूप में द्विघात समीकरण मिलेगी, इस EY की एक द्विघात समीकरण के रूप में हमें क्या मिलेगा, इसका सॉल्यूशन मिलेगा, जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उस नाभिक का ये उस अभिक्रिया के बारे में यह पता कर सकते हैं कि वो अभिक्रिया कौन सी उष्मा शोषी अभिक्रिया है या फिर उष्मा सेपी अभिक्रिया है। ये कह सकते हैं उष्मा शोषी या उष्मा सेपी से हम ये भी कह सकते हैं कि उस अभिक्रिया के अंदर उत्सर्जित वो अभिक्रिया संभव है या नहीं है, वो भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, नाभिक की विघटन ऊर्जा Q के ऊपर डिपेंड करेगी। और उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो उस कंडीशन में आप ध्यान रखना इस इक्वेशन के अंदर दो टर्म्स है, एक तो आपतित कण की ऊर्जा का और एक है उत्सर्जित कण की ऊर्जा का। लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी इस इक्वेशन के अंदर व्युत्पन्न नाभिक या उत्पाद नाभिक की ऊर्जा का व्याख्या नहीं है, क्योंकि हमने इसको पहले ही इसे विलुप्त कर दिया था, जिसका कारण ये था क्योंकि जो कोई भी उत्पाद नाभिक होता है उसके अंदर रिएक्शन उसका रिएक्शन के अंदर क्या करना, उसको रिएक्शन के अंदर प्रकीर्णित कोण का मान या उसकी ऊर्जा को कैलकुलेट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है और उसकी कैलकुलेशन बहुत ही लॉन्ग होती है। तो उस कैलकुलेशन को लॉन्ग कैलकुलेशन से बचने के लिए शॉर्ट फॉरवर्ड में उस अभिक्रिया से विघटन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, I तथा E ऑफ कैपिटल Y का विलोपन कर देते हैं, तब हमें इक्वेशन मिली, जो ये इक्वेशन मिली। अब इसी इक्वेशन का हमें सॉल्यूशन करना है। जब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमें किसके रूप में, EY के रूप में हमें क्या मिलेंगे, एक द्विघात समीकरण मिलेगी, जिसकी सहायता से हम ये पता कर सकते हैं कि नाभिक की अभिक्रिया संभव हो सकती है या फिर असंभव है, वो हम ऊष्मा शोषी या ऊष्मा सेपी अभिक्रिया से पता कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्यूमान इक्वेशन जो होती है उसे क्या किया जाता है, क्यूमान समीकरण से E ऑफ कैपिटल Y व E ऑफ स्मॉल y के मान को ज्ञात किया जाता है, जो कि किसके सापेक्ष परिवर्तित होते हैं, जो कि EX, जो हमने आपतित किया किसी भी कण को, जो भी कण उस अभिक्रिया के अंदर लक्ष्य नाभिक के ऊपर आपतित हुआ उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी उसके ऊपर डिपेंड करेगी उत्पाद नाभिक या उत्सर्जित कण की गतिज ऊर्जा, जो कि EX के ऊपर या EX के साथ क्या होती है, परिवर्तित होती है। परंतु यहाँ पे क्या है, E ऑफ कैपिटल Y तथा यहाँ व्युत्पन्न नाभिक की ऊर्जा तथा उसके प्रकीर्णन कोण का विलोपन किया जाता है
क्योंकि उत्सर्जित कण की ऊर्जा तथा उसके प्रकीर्णन कोण से भी हम क्या कर सकते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया को परिभाषित कर सकते हैं। क्योंकि इसको अब मैंने ये जो लास्ट में लाइन लिखी है, इसको हम क्या कर सकते हैं, जो उत्सर्जित कण है उसके विचलन कोण से भी हम क्या कर सकते हैं, उस अभिक्रिया के अंदर या उस अभिक्रिया में कैसी ऊर्जा उसके बारे में परिभाषित कर सकते हैं या उसको बता सकते हैं कि ऊर्जा कैसी होगी। क्योंकि अभी आपने देखा था जब मैंने थीटा का मान क्या लिया था, 90 डिग्री लिया था, तो हमें नाभिकीय विकिरण ऊर्जा का मान क्या मिला था, मैक्सिमम प्राप्त हो रहा था। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम उत्सर्जित कण की ऊर्जा तथा उसके प्रकीर्णन कोण का भी अगर उपयोग करें तो उस सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, उस अभिक्रिया के अंदर विघटन ऊर्जा के बारे में पता कर सकते हैं कि वो अभिक्रिया कैसी होगी, उसके बारे में बता सकते हैं। अतः हम क्या कर सकते हैं, क्यू समीकरण को EY के द्विघात समीकरण बनाकर भी हल कर सकते हैं। जो वैल्यू EY की प्राप्त होगी उसी के आधार के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उस अभिक्रिया के बारे में बता सकते हैं कि वो अभिक्रिया कौन सी है, या फिर उसका इस एनर्जी के कारण अभिक्रिया के क्या प्रकार है, या फिर उसके अंदर ऊर्जा कितनी मुक्त होगी या कितनी उसके अंदर ऊर्जा का मान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, परिवर्तित होगी ऊर्जा उत्सर्जित कण की या नहीं होगी, वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसी के अंदर आगे से हम सॉल्व करेंगे, आप देखना उसी इक्वेशन से 1 प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई अपॉन एम ऑफ कैपिटल वाई ऑफ ई ऑफ वाई माइनस 1 माइनस एम ऑफ स्मॉल एक्स अपॉन एम ऑफ कैपिटल वाई ई ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ रूट एम ऑफ स्मॉल एक्स ई ऑफ स्मॉल एक्स एम ऑफ स्मॉल वाई ई ऑफ स्मॉल वाई अपॉन एम ऑफ कैपिटल वाई cos थीटा। यहाँ से एम ऑफ वाई को दूसरी तरफ ट्रांसलेट करते हैं या फिर पक्षांतरण करते हैं, तो एम ऑफ वाई क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस एम ऑफ स्मॉल वाई कोष्टक में ई वाई माइनस कोष्टक में क्या आ जाएगा, एम ऑफ कैपिटल वाई माइनस एम ऑफ स्मॉल एक्स ई ऑफ एक्स माइनस 2 ऑफ रूट एम ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स एम ऑफ स्मॉल वाई ई ऑफ स्मॉल वाई cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन के अंदर क्या लिया, हम जब एम ऑफ वाई कैपिटल वाई को कॉमन लेंगे तो आपको देखना लसअप लेना पड़ेगा सबसे पहले, तो इस इक्वेशन के अंदर तो लसअप लेंगे तो एम ऑफ वाई किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, उसके बाद एम ऑफ वाई कंप्लीटली बाहर आएगा, तब हम क्या करेंगे, इस एम ऑफ वाई को इधर की तरफ पक्षांतरित कर देंगे तो हमें ये इक्वेशन प्राप्त होगी। अब इस इक्वेशन के अंदर हमें किसके रूप में, रूट ऑफ ई वाई के द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है, तो उस कंडीशन में हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं,
m of capital Y plus m of small y और रूट ई वाई का होल स्क्वायर माइनस m कैपिटल Y माइनस m स्मॉल x ऑफ ई एक्स माइनस 2 ऑफ रूट m of x p of x m of y कोष्टक में रूट ई ऑफ y cos थीटा। इसको वापस इधर की तरफ ट्रांसफर करते हैं तो ये m ऑफ कैपिटल Y प्लस m ऑफ स्मॉल y रूट ई वाई का होल स्क्वायर माइनस m ऑफ y प्लस q माइनस m ऑफ y माइनस m ऑफ x p ऑफ x माइनस 2 ऑफ रूट m x e x m y रूट ऑफ ई वाई cos थीटा बराबर 0। अब यहाँ से इन दो टर्म्स को मिक्स में कर देते हैं क्योंकि हमें समीकरण जो निकालनी है वो ई वाई के द्विघात समीकरण के रूप में निकालनी है। ई वाई के द्विघात समीकरण में निकालनी है तो इन दो टर्म्स में तो क्या है ई वाई का कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है। तो द्विघात समीकरण को जब हम सिद्धाचार्य या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ये फॉर्मूला लिखते हैं तो उस कंडीशन में आपको मालूम हो तो ये कांस्टेंट टर्म जो होती है उसमें एक्स का कोई भी पार्ट नहीं होता। तो यहाँ पे जो एक्स के फॉर्मेट में वो कौन है ई वाई है। तो यहाँ पे ये जो बीच वाली टर्म्स है उसके अंदर कहीं पे भी ई वाई का पार्ट नहीं आ रहा। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे तो वो किसके फॉर्मेट में आ जाएगी इस इक्वेशन में सी के फॉर्मेट में आ जाएगी। क्या हुआ कल्याण पता नहीं चला कि कैसे आई कहीं पे समझ में नहीं आया तो बता दे मैं बता देता हूँ वापिस कहाँ पे नहीं आया अभी तक सही है। बाग सिंह नरेश नीतू राहुल कोई भी अगर यहाँ तक अगर कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो बता दो नहीं तो फिर आगे चल दो। इस इक्वेशन को ई वाई के द्विघात समीकरण के रूप में बदलना है इसलिए यहाँ पे देखोगे तो जो दो टर्म्स है वो तो ई वाई के फॉर्मेट में है परंतु जो एक टर्म्स है वो कांस्टेंट फॉर्मेट में है मतलब उसके अंदर ई वाई का कहीं पे भी यूज नहीं हो रहा है इस वजह से उसको अलग से लिखा है या उन दोनों को मिक्स कर दिया है दो टर्म्स को। इसके अंदर स्मॉल ई वाई का कहीं पे भी यूज नहीं है इस वजह से इसको अलग से लिखा है। ठीक है ना। माइनस अब इस टर्म को आगे की तरफ ले आते हैं तो माइनस के 2 रूट m ऑफ स्मॉल x e ऑफ स्मॉल x प्लस माइनस
क्यू प्लस एम ऑफ कैपिटल वाई माइनस एम ऑफ स्मॉल एक्स ई एक्स अपॉन बराबर 0। अब ये क्या है, इसके अंदर से एक ये टर्म और ये टर्म दो कांस्टेंट को प्रदर्शित कर रही है। अगर हम इसको क्या मान लें, v बराबर क्या मान लें, 2 ऑफ रूट mx ex my अपॉन m ऑफ कैपिटल Y प्लस m ऑफ स्मॉल y cos थीटा, और ओमेगा बराबर क्या मान लें, m ऑफ कैपिटल Y q प्लस m ऑफ कैपिटल Y माइनस m ऑफ स्मॉल x इंटू ex अपॉन m ऑफ कैपिटल Y प्लस m ऑफ स्मॉल y के फॉर्मेट में मान लें। तो यहां से ये इक्वेशन किस फॉर्मूले में प्राप्त हो जाएगी, रूट ऑफ ई वाई का होल स्क्वायर माइनस वी रूट ऑफ ई वाई माइनस के ओमेगा के रूप में, ये इक्वेशन प्राप्त होगी बराबर 0, जो कि किसके रूप में, रूट ऑफ ई वाई के रूप में। एक क्या है, द्विघात समीकरण है, ये क्या है, द्विघात समीकरण के रूप में प्राप्त होगी। इस द्विघात समीकरण में आप देखोगे तो ये सेम किसके फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में। और शिवधराचार्य सूत्र से हम क्या जानते हैं, x बराबर क्या होता है, माइनस के बी प्लस माइनस 4ac अपॉन 2a के फॉर्मेट में। वही का वही मान हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रूट ई वाई की वैल्यू मिल जाएगी, या फिर इस अभिक्रिया के अंदर उत्सर्जित होने वाली कण की ऊर्जा के बारे में हमें पता चल जाएगा। तो यहाँ से रूट ऑफ ई वाई बराबर क्या आ जाएगा, v प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, v स्क्वायर माइनस इंटू 1। ये जो इक्वेशन है इसके आधार के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, जो ये इसका सॉल्यूशन प्राप्त हुआ जिसमें v का मान क्या है, रूट mx ex अपॉन mx ex m स्मॉल y अपॉन my प्लस m स्मॉल y cos थीटा, जो v का मान है, तथा ओमेगा का मान क्या है, m ऑफ कैपिटल Y q प्लस m ऑफ कैपिटल Y माइनस mx ex अपॉन m कैपिटल Y प्लस my। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे, जो ये रूट ई वाई की जो ये इक्वेशन मिली है, इस इक्वेशन के अंदर हमें क्या मिलेगी, टोटली दो वैल्यू प्राप्त होगी, एक तो प्लस के रूप में और एक माइनस के रूप में, जो इसके अंदर दो साइन है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो ये इक्वेशन के अंदर जो ये सॉल्यूशन मिला है, ये क्या है, इसका ह्यूमन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, जो किसके रूप में, उत्सर्जित कण की ऊर्जा के रूप में प्राप्त होता है, जिसका मान किसके बराबर है,
रूट ऑफ ई वाई का मान v प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा। ये इक्वेशन जो है ये किसको बताती है? क्यूमान इक्वेशन के सॉल्यूशन को प्रदर्शित करती है, जो कि किसकी? उत्सर्जित कण की ऊर्जा को प्रदर्शित करती है, या फिर जो हम नाभिकीय बीजा के अंदर कण को उत्सर्जित करते हैं उसको बताती है। उसकी क्या ऊर्जा होगी उसको हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरी चीज कि कौन सी अभिक्रिया है जिसके अंदर ये कण उत्सर्जित होगा, या फिर कौन सी अभिक्रिया है जिसमें ये कण उत्सर्जित नहीं होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? क्यू की वैल्यू के ऊपर। क्यू का मान पॉजिटिव या नेगेटिव दो वैल्यू के फॉर्मेट में होता है, या फिर कोई भी नाभिकीय अभिक्रिया जो होती है उसमें नाभिकीय विघटन ऊर्जा का मान दो प्रकार से हो सकता है। एक तो उसका मान धनात्मक और दूसरा उसका मान ऋणात्मक। जब Q का मान धनात्मक होगा तब उस कंडीशन के अंदर वह अभिक्रिया क्या होगी? पॉसिबल हो सकती है या फिर हो सकती है। और साथ में क्या है? एक कण उसमें से क्या हो जाएगा? तो एक उत्सर्जित कण क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। जो आपतित कण है उसके कारण, इंसिडेंट के कारण आउटपुट के रूप में भी हमें क्या मिलेंगे? उत्पाद के रूप में भी उत्सर्जित कण का उत्सर्जन होता है उस अभिक्रिया में। लेकिन वहीं पर अगर Q का मान नेगेटिव हो जाए तो अभिक्रिया क्या होती है? इम्पॉसिबल, अभिक्रिया संभव नहीं है। और उसमें से कोई भी कण उत्सर्जित नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि वो अभिक्रिया पॉसिबल नहीं है, या फिर उसमें से कोई भी कण उत्सर्जित नहीं हो रहा है। इसका कारण ये होगा, अगर हम जिस कण को आपतित कर रहे हैं जिस कण को हम क्या करें? लक्ष्य नाभिक के ऊपर आपतित करें, उसके पास इतनी ऊर्जा ही नहीं है कि वो उस अभिक्रिया को चला पाए या फिर उस अभिक्रिया को संभव करा पाए। तो उस कंडीशन में उस अभिक्रिया से किसी भी प्रकार का कोई भी कण उत्सर्जित नहीं होता है तथा अभिक्रिया पॉसिबल नहीं होती है। और उस कंडीशन में जब अभिक्रिया ही पॉसिबल नहीं है तो उसमें से किसी प्रकार का कोई भी कण भी उत्सर्जित नहीं होगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये रिएक्शन या ये क्यूमान समीकरण का जो सॉल्यूशन है वो किस फॉर्मेट में आएगा? उत्सर्जित कण की ऊर्जा के रूप में, जो कि किस के ऊपर, या फिर जो जिसकी वैल्यू जो है वो क्या? v प्लस माइनस रूट वी स्क्वायर प्लस ओमेगा के फॉर्मेट में आएगी। तथा जहाँ पे v बराबर क्या है? रूट एम एक्स ई एक्स एम स्मॉल वाई कॉस थीटा अपॉन एम वाई प्लस एम वाई। तथा ओमेगा बराबर क्या है? या w बराबर एम कैपिटल वाई क्यू प्लस एम कैपिटल वाई माइनस एम स्मॉल एक्स ई एक्स अपॉन एम कैपिटल वाई प्लस एम स्मॉल वाई कॉस थीटा के रूप में। अगर हम इसके अंदर इसी समीकरण को जब हम आगे के अंदर इसके अंदर दो कंडीशन लगाएंगे, Q की वैल्यू एक बार पॉजिटिव लेंगे और एक बार नेगेटिव लेंगे, तो उस कंडीशन के अंदर इस EY की वैल्यू किस प्रकार से परिवर्तित होगी उसकी दो कंडीशन है जो हम कल की क्लास में करेंगे। तथा साथ में इसी अभिक्रिया के अंदर एक दहली ऊर्जा करके टॉपिक आएगा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस थ्रेशोल्ड एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है वो भी हम कल निकालेंगे।